आप देख रहे हैं जंगल मैजिक हॉरर स्टोरीज। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इतने पुरअमन और शांत सा गांव जिसमें ना कोई शोर शराबा और ना ही कोई खून खराबा। हाँ, मगर इसी गांव में वाक़या एक हॉरर महल जिसकी तरफ जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। ना जाने कौन इस महल में किसी का इंतज़ार कर रहा है। सोमिया शहर से गांव आती है। वो अपनी नानी से बातें कर रही होती है। नानी, आपने खाना तो बहुत ही मज़ेदार बनाया है। ऐसे दिल कर रहा है जैसे उंगलियां ही चाटती जाऊं। नानी कहती है, अच्छा चलो बातें बनाना बंद करो और जल्दी से खाना खाओ, अभी तुम्हें घूमने भी जाना है। नानो से सख्ती से मना करती है कि बेटा उस हॉरर महल की तरफ बिल्कुल मत जाना। वो कहती है, ठीक है नानी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। वो जल्दी में थी। इतना कह के वो निकल जाती है। सोम्या की नानो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, एक तो ये शरारती बच्चे आजकल के कहाँ मानते हैं। चलो, उम्मीद करती हूँ कि उस साइड पे ना जाए। सोम्या गांव में घूमती है। वो राजू के साथ जाती है घूमने के लिए। राजू जो कि उसके हमसायों का बेटा होता है, जो छोटा सा बड़ा नटखट होता है। सोम्या ट्रैक्टर चलाना भी सीखती है। उसको बहुत मजा आता है। और सोम्या दोनों घर आ रहे होते हैं। राजू से बताता है कि आप भी ये हॉरर महल वाला शॉर्टकट रास्ता है, चले हम यही यूज करते हैं। सोम्या कहती है, नानो ने मना किया था इस रास्ते से आने से, लेकिन तुम फिर भी मुझे इसी रास्ते से ले आए हो। चलो जल्दी जल्दी चलो, हम बहुत लेट हो चुके हैं पहले। सोम्या और राजू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन खतरा उनके पीछे था जिसका उन्हें पता भी नहीं था। सोम्या नानो से कहती है, नानो हमें बहुत मजा आया घूमने में। आपको पता है मैंने आज ट्रैक्टर चलाना भी सीखा और राजू के फार्म की बकरियां इतनी प्यारी थी, मैंने उनकी इतनी तस्वीरें बनाई। नानो मुझे बहुत मजा आया, मैं कल फिर घूमने जाऊंगी। रात को जब सोम्या और उसकी नानो सो रहे थे, सोम्या को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो इस आवाज़ को सुनने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज़ इतनी मध्यम थी कि समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह फिर सोम्या घूमने के लिए निकलती है। उसका बैग जो कल राजू के पास ही रह गया था, सबसे पहले वो राजू की तरफ जाने का सोचती है। वो राजू के पास जाती है और कहती है, मेरा बैग तुम्हारे पास रह गया है, वो मुझे वापस कर दो। राजू जो कि अपने फार्म पर ही था बकरियों के साथ, वो कहता है, सोम्या दीदी आप चलिए, मैं आपके लिए अभी घर से बैग लेके आता हूँ, आप ध्यान से जाइएगा, मैं 2 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा घर। आपको पता है मैं कितना तेज़ भागता हूँ। इतना कहने के बाद राजू घर की तरफ भागता है और सोम्या जो कि उसी रास्ते से वापस घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। उसे महल से फिर वही आवाज़ आती है जो रात को आई थी। वो थोड़ा घबरा जाती है। वो अंदर जाने का सोचती है। जैसे ही वो महल के अंदर जाती है, वो देखती है कि एक फूलों से लदा हुआ रास्ता, जहाँ एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था, वो किसी के आने की आवाज़ सुनती है और वो डर के भाग जाती है, लेकिन उसकी टोपी वहीं रह जाती है। तभी वो डेरे पे बैठी एक दरख्त के पास हाँफ रही होती है। इतनी में वो राजू के कदमों की आवाज़ सुनती है। वो सोचने लगती है कि क्या वो उसे बताए। तभी राजू आ जाता है और कहता है, दीदी ये ले अपना बैग। और आप क्या सोच रही हैं? आप भाग रही थी, आपकी सांस कैसे फूली हुई है? वो कहती है, कुछ नहीं। नानो रात को उससे बातें कर रही होती है और कहती है, सोम्या बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का घूमना? मैंने तुम्हें उस रास्ते से जाने से मना किया था, लेकिन मुझे राजू बता रहा था कि तुम लोग उसी रास्ते से गुजरे थे। वो नानो से कहती है, नानो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन न ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन सोम्या की टोपी जो वहाँ रह गई थी, सोम्या वो लेने जाती है। वो देखती है टोपी की हालत ही बदल दी गई है, वो बहुत खूबसूरत बना दी गई है। सोम्या उसे कहती है, तुम जो भी हो सामने आओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तभी ये खूबसूरत नौजवान उसके सामने यहाँ खड़ा होता है। सोम्या उसे पहले देख के घबरा जाती है, लेकिन फिर उससे कहती है, तुम इस महल में रहते हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि यहाँ इस महल में कोई साया रहता है। वो कहता है, नहीं, इस महल में मैं रहता हूँ, ये मेरा महल है और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रह सकता। अगर तुम्हें तुम्हारी टोपी पसंद आई हो तो शुक्रिया अदा ज़रूर करना। इतना कहने के बाद वो जल्दी से जंगल अपने महल की तरफ भाग जाता है। इतने में महल का गेट बंद हो जाता है और सोम्या खड़े देखती रह जाती है। तभी उसे नानो की बात याद आती है और वो घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। सोम्या भागते भागते सोच रही थी कि ये कौन है
अगली सुबह सोम्या इसका जवाब लेने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वो थोड़ी देर बोलती है, हेलो कोई है, कोई मुझे सुन रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। सोम्या वहाँ से उदास होकर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए कदम बढ़ाती है वो पीछे मुड़ के देखती है। उसे एक आवाज़ आती है, वही लड़का वहीं खड़ा उससे बातें कर रहा होता है। सोम्या परेशान होती, तुम यहाँ कहाँ से आई, तुम तो इधर से आते, क्या तुम बाहर भी जाते हो? वो लड़का कहता है, नहीं मैं यहीं रहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कैसी लगी आपको कैब? सोम्या कहती है, हाँ आपने टोपी मेरी बहुत प्यारी बनाई है। ऐसे ही उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। वो रोज़ रोज़ मिलने लगे बगैर नानो को बताए, और नानो को इस बात की भनक तक ना हुई, और वो इतना करीब आ गए कि उनके लिए एक दूसरे से दूर होना मुश्किल हो गया। बात बहुत बढ़ चुकी थी और सोम्या उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। बाकी की स्टोरी जानने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगले दिन सोम्या वापस आती है। वो रात भर घर से गायब थी। नानो ये बात उसकी माँ को बता रही थी कि सोम्या रात से घर नहीं है और वो बहुत चिंतित है। इतने में सोम्या घर वापस आ जाती है और वो चुपके चुपके अपने कमरे में जाने लगती है, क्योंकि नानो तो फ़ोन पे बात कर रही थी। लेकिन नानो उसे रोक लेती है। वो उसे देख लेती है, उसके कदमों की आवाज़ से सुन लेती है। सच्ची सच्ची बताओ तुम कहाँ थी? तुम्हें पता भी है मैं रात को कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। कहाँ से आ रही हो तुम? अभी कोई बहाना मत नहीं बनाना बेटा, मुझे सच सच बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? नानो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कहीं भी नहीं थी, बस वैसे ही बाहर घूम रही थी। और मैं रात को नहीं, मैं सुबह निकली थी जब आप सो रही थी। मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक की जाए। नानो उसके हाथ पे वही जादुई ब्रेसलेट देखती है तो नानो के होश उड़ जाते हैं, लेकिन नानो कुछ बोल ही नहीं पाती। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और सोम्या ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और वो बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी। ना किसी से बात करती, ना उसे शहर जाने का ख्याल आता, और ना ही वो ठीक तरह से खा पी रही थी। नानो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। नानो उसकी माँ को कॉल करती है और उसे सारी हालत बताती है। उसकी माँ शहर से उसके लिए गांव आ जाती है। नानो से कहती है कि ये कोई आसान खेल नहीं खेला गया, ये बहुत ख़तरनाक खेल है। सोम्या के हाथ पे जादुई ब्रेसलेट होना कोई आसान बात नहीं है, ये ज़रूर ख़तरे की घंटी है। उसकी माँ जाके सोम्या को देखती है तो सोम्या रो रही होती है, लेकिन उसकी आंखें बंद। वो ना किसी से बात करती है ना बोलती है, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू जारी थे। उसकी माँ का दिल टूट जाता है ये देखकर कि उसकी इतनी चार्मिंग बेटी पता नहीं किस हालत में आ गई है और पता नहीं किसकी वजह से इस हालत में है। वो रोते हुए कहती है, बेटा उठो उठो सोम्या, बेटा उठो। लेकिन सोम्या उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो चुपचाप लेटे बस आंखों से आंसू निकाले जा रही है। उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू और सोम्या अकेली। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद नानो को और उसकी माँ को बताता है कि ये कोई डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी पीर आमिर बाबे को दिखाइए। तभी उसकी माँ को नानो कहती है, बेटा आप इसके पास ठहरो, जंगल के बीचों बीच एक पीर आमिर बाबा है, मैं उससे मिल के आती हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती हैं और पीर आमिर बाबा को सारी बात बताती हैं। पीर आमिर बाबा उसके साथ जाने का वादा करते हैं। तभी दोनों उस हॉरर कोठरी की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो हॉरर महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक अजीब सा मंजर था। सिर्फ हॉरर महल के बाहर ही बारिश हो रही थी और बिजली गरज रही थी और किसी के मुसलसल रोने की आवाज़ें आ रही थी। पीर आमिर बाबा नानो से कहते हैं कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, और ख्याल रखिएगा कि इस दायरे से बाहर मत आइएगा। वो उसके लिए एक दायरा खींचते हैं, उसे वहाँ खड़ा होने का कहते हैं। जैसे ही पीर आमिर बाबा अंदर जाते हैं तो अंदर एक भेड़िया बड़ी बड़ी आंखों वाला, लंबे लंबे दांतों वाला कोने में बैठा रो रहा होता है। पीर आमिर बाबा उसे कहते हैं, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो वो भेड़िया कहता है, मैं इस अपने लिए बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसा किया। आप मुझे आग लगा दीजिए ताकि उस लड़की को नई ज़िंदगी मिल सके। पीर आमिर बाबा और उसकी पता नहीं क्या बात होती है,
और वो बाहर आ जाता है। फिर आमिर बाबा नाना से कहता है कि आप मेरे साथ घर चलिए, आज इस बात का हल निकल आएगा। तो भी दिखाया जाता है कि वो लड़का सोम्या के कमरे में खड़ा रो रहा होता है और सोम्या, जिसने एक माह से किसी से बात तक नहीं की होती है, वो अचानक उठकर उससे बातें करना शुरू कर देती है और कहती है, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें पता नहीं मैं किस हालत में हूँ? लेकिन जैसे ही वो सोम्या की तरफ मुड़ता है, सोम्या का मुंह एकदम से उदास हो जाता है क्योंकि वो रो रहा था। और वो सोम्या से कहता है कि मैं तुम्हें अपना सच बताना चाहता हूँ। सोम्या कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम्हारे सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर अब जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकती। वो बहुत कोशिश करता है सोम्या को समझाने की, लेकिन सोम्या बस एक ही बात पर अड़ी थी। तभी फिर मामिल बाबा अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बेटा, ये एक भेड़िया है और भेड़िए और इंसान का कभी मिलाप नहीं हो सकता। और भेड़िए से कहता है कि तुम चुपचाप इसकी ज़िंदगी से चले जाओ और अपनी तमाम तर यादों को साथ ले जाओ। और भेड़िए को आग लगा देता है और भेड़िया जलते जलते सोम्या से कहता है, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आऊँगा, एक नया मोड़ लेकर। फिर सोम्या और उसकी माँ गांव से वापस चली जाती है। इसी तरह 3 माह गुजर जाते हैं। जब सोम्या की थोड़ी सी हालत संभलती है तो उसकी माँ उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाती है ताकि वो अपने दोस्तों से मिले जुले और उसका मूड तब्दील हो। सोम्या इस बात के लिए एग्री नहीं थी कि वो यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन वो ज़बरदस्ती मान जाती है जाने के लिए। जैसे ही सोम्या अपने क्लासरूम में एंटर होती है कि एक उस्ताद पढ़ा रहा होता है, सोम्या चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस्ताद मुड़ता है, वही हुर्र महल वाला लड़का, खूबसूरत जवान, वही आवाज़, वही आंखें और वही बातें। सोम्या एकदम देखकर पहले तो परेशान होती है, लेकिन बाद में सोम्या मन ही मन में खुश हो जाती है। क्या अब सोम्या की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखते रहिए जंगल मैजिक हॉरर स्टोरीज।